हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने हमारी पिछली दो वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी का डिस्कशन कर लिया था। आज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड येट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चों, हम जानते हैं अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो हमारे स्टेटमेंट में टोटल 6 ब्रॉड स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप नंबर 2, वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टेप 3, वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टेप 4, we calculate what is the net change in cash and cash equivalent, that is 1 plus 2 plus 3. Step number 5, we calculate what is our opening cash and cash equivalent. Step number 6, what we get is closing cash and cash equivalent, which is point number 4 plus point number 5. मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी से नेट में इनफ्लो होगा, किसी एक्टिविटी से नेट में आउटफ्लो होगा। फिर हम चेक करते हैं तीनों एक्टिविटी मिला के कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंज आया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज 1 plus 2 plus 3। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जब हम चेंज को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोजिंग। लेट्स से यहां से हमारा कैश फ्लो आया पॉजिटिव 2 लाख, यहां से आया पॉजिटिव 3 लाख और यहां पे आया नेगेटिव कैश यूज्ड इज 4 लाख, तो हमारा चेंज आ जाएगा 1 लाख रुपए का। अब अगर हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख रुपया है तो हमारा क्लोजिंग होगा 9 लाख रुपया, क्योंकि ओपनिंग 8 लाख, इस पीरियड में नेट में इनफ्लो है 1 लाख रुपए का, तो क्लोजिंग हमारा हो जाएगा 9 लाख रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें से हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हमने सीख लिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें क्वेश्चन से बैलेंस शीट से मिल जाएगा, और एक बार ये तीनों एक्टिविटीज के वैल्यू निकल जाए तो स्टेप नंबर 4 हम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब अब अगर हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो हमें सीखने की दरकार है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चों, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहां पे सम करने का हमारे पास 2 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड हमारे ना तो सीबीएसई सिलेबस में है और ना आईएससी सिलेबस में है। हम डायरेक्ट मेथड की कोई भी बात नहीं करने जा रहे हैं। हम सम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे सर? हम सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। हम पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। बच्चों, हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगा, हमारा जो कोर बिजनेस एक्टिविटी, हमारा जो मेन बिजनेस है, वहां से हमारा क्या क्या पैसा आ रहा है और क्या क्या पैसा जा रहा है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं तो उस प्रोडक्ट को सेल करके आने वाला रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। उसके परचेज के लिए मैं जो सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं वो आउटफ्लो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिजनेस को रन करने के लिए मैं जो भी एक्सपेंसेस इंकर कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आउटफ्लो आएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सीख लिया। अब जो भी आउटफ्लो इनफ्लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, वो भी बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग का ही हमारा पार्ट होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम सब कभी ना कभी किसी की शादी में गए होंगे, हमने वहां पे खाना खाया होगा। तो सिस्टम क्या होता है, हमारे हाथ में खाली प्लेट दे दी जाती है, बुफे लगाया हुआ होता है और हम एक एक करके काउंटर पे जाते हैं और जो हमें जितना पसंद है उतना हम हमारी प्लेट में डाल लेते हैं। अगर कोई आइटम हमें पसंद नहीं है तो उसको हम हमारी प्लेट में नहीं डालेंगे। तो हम प्लेट में क्या ले रहे हैं,
हम प्लेट में वो लेंगे जो हमें चाहिए और उसको नहीं लेंगे जो हमें नहीं चाहिए। अगर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से बनाया होता तो हम यही करते। हम क्या क्या इंफॉर्मेशन को पिकअप करते जो हमें चाहिए सर, जैसे कि हम कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स ले लेते, हम पेमेंट टू सप्लायर ले लेते, पेमेंट फॉर वेरियस एक्सपेंसेस ले लेते। जो चीज हमें नहीं चाहिए, परचेज ऑफ एसेट हम लेते नहीं सर, सेल ऑफ एसेट हम लेते नहीं सर, इंटरेस्ट पेड लेते नो सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड लेते नो सर। सर जो भी आइटम नॉन ऑपरेटिंग है और जो भी आइटम नॉन कैश है उनको हम नहीं लेते। हम हमारी प्लेट में केवल किसको लेते, जो ऑपरेटिंग है एज वेल एज कैश आइटम्स है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आपके पास आइटम को पिकअप करने का ऑप्शन नहीं होगा। आपको एक प्लेट रेडी करके दे दिया जाएगा। आप अपने ससुराल जाएंगे तो क्या आपको ससुराल वाले हाथ में खाली प्लेट देके क्या बोलेंगे, जमाई जी जो चाहिए वो किचन से डाल लीजिए? नहीं, आपको वो प्लेट में जितना कुछ भी घर में बना है सब कुछ भर के ला देंगे। अब वो प्लेट आपके पास आ गई। ये प्लेट क्या आपने डिजाइन की है? नहीं। क्या इस प्लेट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें हैं? नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस प्लेट में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें बैंगन का भरतू है, आपको बैंगन से एलर्जी, आप क्या करेंगे, इस भरतू को आप प्लेट से निकाल देंगे। इस प्लेट में मिठाई है, रसगुल्ले हैं, आपको डायबिटीज, आप क्या करेंगे, सर हम रसगुल्ले को प्लेट से निकाल देंगे। आपको मिर्ची का अचार बहुत पसंद है, वो इस प्लेट में नहीं है, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया थोड़ा मिर्ची का अचार लेके आओ, मुझे खाना है। The moral of the story is, now since the plate is not as per my requirement, I got a standardized plate. I am going to customize it as per my requirement. I am going to do some alterations, some additions and deductions, and I will make the plate ready as per my requirement. This is all about indirect method. Cash flow statement में भी हम यही करने जा रहे हैं। हमें जो रेडी करके दिया जाएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा इनडायरेक्ट मेथड में, वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई रिपीट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं आपको पूरा फॉर्मेट यहां पे दिखा देता हूं। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने का। बिफोर डिटेल्ड डिस्कशन एक बार हम फॉर्मेट को गो थ्रू करते हैं। बच्चों पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कितनी स्टेप्स हमने सीखी है सर? 6। पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लीजिए, तीनों का जोड़ के नेट चेंज निकाल लीजिए, नेट चेंज को ओपनिंग में जोड़ दीजिए, हमें हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग बनाने के लिए 4 इंटरनल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, we need to have net profit before tax and extraordinary items। बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से उतने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते नहीं है। रिक्वायरमेंट होगा तो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। वो कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स लेस होंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम दूसरे पड़ाव तक पहुंचेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जैसे ही हम दूसरे पड़ाव में पहुंच जाएंगे, अब हम वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब सर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एडजस्टमेंट बोलता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम ऐड करेंगे एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम डिडक्ट कर देंगे। और यह करने के बाद हम हमारे तीसरे पड़ाव तक पहुंच जाएंगे जिसका नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे हम टैक्स पेड को माइनस करेंगे और टैक्स पेड माइनस करने के बाद हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी और हम चौथे पड़ाव तक पहुंच जाएंगे जिसका नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम एक एक करके इन चारों पड़ाव को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 2 चीजें सीखेंगे। नंबर 1 यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, और नंबर 2 मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं हर एक एडजस्टमेंट के बारे में
कि अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्यों कर रहे हैं, हम पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में बात करने आपके साथ जा रहे हैं। तो पहला पड़ाव क्या है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। बच्चों ये नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलती है, नेट प्रॉफिट कहां से मिलती है सर? नेट प्रॉफिट इज अ लास्ट आइटम ऑफ पीएल अकाउंट, लास्ट आइटम ऑफ पीएल अकाउंट। बच्चों हम सब ना फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में कंफर्टेबल नहीं है, बट सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेट में कंफर्टेबल है हम, रेदर देन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कंफर्टेबल है। इसलिए एक बार चीजों को केवल समझने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पीएल अकाउंट आपके सामने बनाया है। तो पीएल अकाउंट का लास्ट आइटम है नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमने रेशियो में भी सीखा था कि यहां पे नेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि नेट प्रॉफिट निकल जाए तो जो हमने टैक्स हमारे पीएल अकाउंट में चार्ज किया है इसको हम ऐड बैक करके कहां पहुंच जाएंगे? इसको ऐड बैक करके हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन, सबसे पहला चीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दूसरा चीज पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो हमने इस साल पीएल अकाउंट में चार्ज किया है। अब बच्चों हमारे पास जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे पीएल अकाउंट होता ही नहीं है। जनरली हमको क्या दे दिया जाता है? 2 साल का बैलेंस शीट केवल दे दिया जाता है। सर अगर बैलेंस शीट दे दिया जाएगा तो हमारे पास तो नेट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन होगा ही नहीं। राइट, हमारे पास नेट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हमें बैक जाना पड़ेगा। आई एम सर्चिंग फॉर नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को मैं एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए बैक कैलकुलेशन करके निकालूंगा। हम जानते हैं कंपनी अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का दो ही चीज कर सकती है, या तो वो शेयर होल्डर को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन द नेम ऑफ डिविडेंड, वेदर इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, वेदर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कंपनी उस पैसे को रिटेन करके बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट कर सकती है। कंपनी उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगी या तो जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस बैलेंस शीट में। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इससे 3 चीजें हो सकती है, ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू पीएल एंड डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड दिया है या नहीं दिया, और दिया है तो कितना दिया है, यह हमें मिल जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन से। एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें डिविडेंड की जानकारी मिल गई। डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? रिटेंशन वाला पोर्शन। हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड के भीतर रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाएंगे और वहां पे हम ब्रेकअप को चेक करेंगे और देखेंगे कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर जनरल रिजर्व में क्या चेंज है, कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर पीएल के बैलेंस में क्या चेंज है। जितने से वो बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस के ट्रांसफर के कारण हो रहा है। उस चेंज को ऑब्जर्व करके हम निकाल लेंगे इस साल कंपनी ने जीआर में कितना ट्रांसफर किया, नंबर 1। इस साल कंपनी ने पीएल में कितना ट्रांसफर किया, नंबर 2। ये दोनों जब हमें मिल जाएंगे इन दोनों में हम डिविडेंड को ऐड कर देंगे और तीनों जोड़ के हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट, और ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट आई वांट टू स्टार्ट द सम इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया सर? सबसे पहले हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। कैसे निकाल लिया सर? 3 चीजों को जोड़ के, डिविडेंड, ट्रांसफर टू जीआर एंड ट्रांसफर टू पीएल बैलेंस शीट, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अब हम टैक्स का एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, टैक्स को एड बैक करने जा रहे हैं। सर थोड़ा सा एक और रुक जाइए सर, आप यहां पे टैक्स को एड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे? जी हां बनाऊंगा। फिर आप देखिए वापस से लास्ट में आप टैक्स पेड लेस कर रहे हैं। जी हां बेटा टैक्स पेड लेस कर रहा हूं। तो सर पहले ऐड कर रहे हैं फिर लेस कर रहे हैं, नेट इफेक्ट तो 0 हो जा रहा है। नहीं बच्चों, नेट इफेक्ट 0 नहीं हो रहा है। नेट इफेक्ट 0 क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे की कहानी भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा।
हम इस प्रॉफिट में उस टैक्स को ऐड करेंगे जो हमने लेस किया है, और जो हमने लेस किया है वो टैक्स पेड नहीं है बच्चों, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। एक चीज हमें दिमाग में हमेशा रखनी होगी कि हमने फाइनल अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनाया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बन रहा है। बच्चों टैक्स क्या होता है, जब हमारा 31 मार्च को ईयर क्लोजिंग हुआ और मैं फाइनल अकाउंट जब मैं बना रहा हूं, एक्चुअली मुझे कितना इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा मुझे पता नहीं होता है। सर जब प्रॉफिट निकल गई तो हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं बच्चों, नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन बच्चों इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो प्रॉफिट्स निकलती है वो प्रॉफिट्स निकलती है बाय यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962। प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स सेम नहीं होता है बच्चों, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। वो जो अकाउंट्स हम बनाएंगे उसका सीए हमारा ऑडिट करेगा 30 सितंबर तक। ऑडिट करने के बाद जब बुक्स रेडी हो जाएंगी उसके बाद हम टैक्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे। और क्लास 11 में हमने पढ़ा था, इफ वी नो दैट देयर इज अ लायबिलिटी बट वी डोंट नो द अमाउंट विथ सर्टेनिटी, इफ अमाउंट इज नॉट नोन वी प्रोवाइड इट इन आवर बुक्स इन द नेम ऑफ अ प्रोविजन। इसीलिए कंपनी उसको पीएफटी के नाम से प्रोवाइड कर रही है। ये एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ टैक्स नहीं है, इसीलिए हम इसको एड बैक कर देंगे। एड बैक करके हमने क्या बना दिया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना दिया। और लास्ट में आप जो टैक्स पेड देख रहे हो ना बच्चों, लास्ट में आप जो टैक्स पेड देख रहे हो ना, ये जो टैक्स पेड है ये एक्चुअल टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने कौन से ईयर के लिए पेमेंट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये फाइनल लायबिलिटी है या एडवांस टैक्स है। यहां पे हो सकता है कभी कभी पेमेंट से ज्यादा रिफंड आ जाए, अगर रिफंड आ जाएगा तो टैक्स पेड हमारा नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस ये अमाउंट हमारा प्लस हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर? सर पहला पड़ाव हमने पार कर लिया, सर हम समझ गए, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके लिए पहले हम पैट निकालेंगे। पैट बेसिकली हम पीएल अप्रो के कंसेप्ट से बैक आते हुए निकाल लेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रिटेंशन इज पैट। इसमें सर करंट ईयर का पीएफटी एड बैक करके इसको हम बना देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। अब सर ठीक है, ये समझ आ गया क्यों निकाला, ये तो अभी तक समझ नहीं आया, बट ये समझ आ गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा। अब आपने बोला था सर आप पूरा लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझाएंगे हम सारे एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप क्या है। हम ये जो पहला पड़ाव हमने पार किया इसमें कुछ हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट्स क्या चीज के लिए कर रहे हैं? सर एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम के लिए। बच्चों 2 मिनट के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप कभी जिंदगी में बोलेंगे नहीं कि एडजस्टमेंट्स हमने याद किया है, आप लॉजिकली एग्री करेंगे कि हम ये एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं। ये एक डमी पीएल अकाउंट हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। हम सबने पीएल अकाउंट देखा है, ये हमारा जीपी से स्टार्ट हो गया। क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम होती है जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, salaries, rent, PFT, all other expenses, and we reach to the net profit. अभी ये चक्कर तो हमने समझ लिया कि PFT को एड बैक करके हमने पैट बना दिया। अब एडजस्टमेंट क्यों हो रहा और क्या हो रहा है देखिए। अब आपको जो थाली मिली है वो क्या है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप खड़े कहां पे हो? आप पैट पे खड़े हो। आपको चाहिए क्या? सर हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अब इस पैट में मैं एडजस्टमेंट्स करते हुए, प्लस माइनस करते हुए, मुझे मेरी मंजिल क्या है, मुझे पहुंचना कहां है? सर मुझे पहुंचना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में।
लेकिन मैंने जो थाली मुझे मिली है रेडी करके, जिसमें आपने मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, बच्चों मेरा खाली एक सवाल है, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपने केवल ऑपरेटिंग आइटम को कंसीडर किया है? क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम कभी बात करते थे क्या पीएल में खाली ऑपरेटिंग चीजें आएंगी? नो सर, हमने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को कंसीडर किया है। क्या पीएल अकाउंट बनाते समय आपने केवल कैश एक्सपेंसेस को कंसीडर किया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं होती थी, हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते थे। मतलब जो प्रॉफिट निकली है ये निकालने के लिए आपने ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया है। राइट सर, आपने कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया है। राइट सर, तो आपकी थाली में ऑपरेटिंग चीजें भी है, नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी है, कैश चीजें भी है, नॉन कैश चीजें भी है। यस सर। आपको चाहिए क्या? सर हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे सर, इस थाली में से हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चीजों को निकाल के फेंक देंगे। जब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सर अगर उसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा? बचेगा कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम्स। आपने जब पीएल बनाया आपने डिविडेंड रिसीव्ड लिया है? हां सर लिया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिया है? यस सर। रेंट रिसीव्ड लिया है? यस सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट लिया है? यस सर। अब डिविडेंड रिसीव्ड का रिश्ता कौन सी एक्टिविटी के साथ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचते समय कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाए सर, रिश्ता इन्वेस्टिंग के साथ है। हमें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो से मतलब है, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है ही नहीं सर। इसका पूरा रिश्ता इन्वेस्टिंग के साथ है। तो सर इन चारों इनकम का रिश्ता इन्वेस्टिंग के साथ, ऑपरेटिंग के साथ तो है नहीं, लेकिन हमने तो नेट प्रॉफिट निकालते समय इन चारों इनकम को कंसीडर किया है और नहीं करना चाहिए था। ये हमारी प्लेट में है सर, हमें इसे निकालना है। निकालना है मतलब रिवर्स करना है। इन इनकम के कारण हमारी प्रॉफिट बढ़ी हुई है, तो इनको प्लेट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इनको प्लेट से निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या डेप्रिसिएशन को लेस किया है? जी सर। बच्चों क्या ये कैश आइटम है? नहीं सर, ये ऑपरेटिंग तो है लेकिन नॉन कैश आइटम है, इसलिए प्लेट में नहीं होना चाहिए। एमोर्टाइजेशन रिटर्न ऑफ सर नॉन कैश। इंटरेस्ट सर नॉन ऑपरेटिंग है, बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट सर नॉन ऑपरेटिंग है, बाहर हो जाना चाहिए। तो इन चारों चीजों को बाहर करना चाहिए। जी हां सर, बाहर करना चाहिए। इनके कारण क्या हुआ है सर? इनके कारण हमारी प्रॉफिट कम हो गई है क्योंकि पीएल बनाते समय इनको एक्सपेंसेस ट्रीट किया गया है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे सर? रिवर्स करने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे। तो अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम इन 8 चीजों को हटा दें तो हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा दिया। जी सर, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हटा दिया। बच्चों मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, इन 8 आइटम के बाहर कोई एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एडजस्टमेंट हमें याद हो गए। 4 जो हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है सर? डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन या एनी इंटेंजिबल एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। क्या ऐड करना है सर? इंटरेस्ट पेड ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये सब या तो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है। क्या लेस करना है सर? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये जैसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे, बधाई हो, हम दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल का। सर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, ये ठीक। हम चलिए याद भी कर लेंगे कि करना क्या है। करेंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट मतलब
करंट लायबिलिटी अगर बढ़े तो ऐड कर देना और घटे तो लेस कर देना। करंट एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, बढ़ जाए तो लेस कर देना, घट जाए तो ऐड कर देना। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया, याद भी हो गया। बता सकते हैं क्या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी बच्चों, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। मेरा खाली एक सवाल, कैश फ्लो बनाने के लिए आपको सेल्स चाहिए या कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स चाहिए? खाली मेरा इसका जवाब दे दीजिए। कैश फ्लो बनाने के लिए आपको परचेजेस चाहिए या पेमेंट टू सप्लायर्स चाहिए? कैश फ्लो बनाने के लिए आपको एक्सपेंसेस फॉर द ईयर चाहिए या फिर आपको एक्सपेंसेस पेड चाहिए? मेरा सवाल खाली इतना है। सर अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें सेल से मतलब नहीं है सर, हमें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से मतलब है। दैट इज कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें परचेजेस से मतलब नहीं है सर, हमें मतलब है पेमेंट टू सप्लायर से। सर अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें एक्सपेंसेस फॉर द ईयर से मतलब नहीं है सर, हमें एक्सपेंसेस पेड से मतलब है। एक बार रुक के थोड़ा बैक फ्लैश में जाके इमेजिन करिए आप क्या करके आए हैं। आपने जो नेट प्रॉफिट उठाया है, आपकी थाली में जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से निकली है? सर पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट कैश बेसिस पे बना है या एक्रूअल बेसिस पे बना है? सर एक्रूअल बेसिस पे है। प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने सेल्स लिया है या कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर लिया है? सर सेल्स लिया है। परचेजेस लिया है या पेमेंट टू सप्लायर लिया है? सर उन्होंने पेमेंट टू सप्लायर नहीं लिया सर, परचेजेस लिया है। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर लिया है या एक्सपेंसेस पेड लिया है? सर उन्होंने एक्सपेंसेस फॉर द ईयर लिया है सर, उन्होंने एक्सपेंसेस पेड नहीं लिया है। तो नाउ इट्स आवर ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट सेल्स इनटू कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, परचेजेस इनटू पेमेंट टू सप्लायर एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इनटू एक्सपेंसेस पेड। याद करिए फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हम एक्सपेंसेस पेड में ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड कर देते थे अक्रूवल बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हमें अब वो नहीं चाहिए, हमें एक्सपेंसेस पेड चाहिए। बच्चों जब हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे ही हम डेटर और बीआर का एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट सेल्स को कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हम स्टॉक क्रेडिटर बीपी का एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा परचेजेस पेमेंट टू सप्लायर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं, वैसे ही हमारा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एक्सपेंसेस पेड में कन्वर्ट हो जाता है। डिटेल में हम यहां पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। इफ आई एम कैलकुलेटिंग कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? सर ओपनिंग डेटर plus credit sales minus closing debtors, right? Let's say my opening debtor was 5 लाख, इस साल हमने माल बेचा 80 लाख रुपए का और हमारा क्लोजिंग डेटर है 3 लाख, तो हमारा जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 82 लाख का। Am I right? 5 लाख का ओपनिंग डेटर था सर, 80 का माल और बेचा, 85 लाख पाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है, तो मिला कितना सर? 82। आपने पीएल बनाते समय कितने को कंसीडर किया है सर? 80 लाख को हमने सेल्स को कंसीडर किया है सर। कैश फ्लो बनाते समय कितना चाहिए? 82। देखते हैं एडजस्टमेंट से 80 अपने आप 82 बनता है या नहीं बनता है। आपने बैलेंस शीट देखा, आपका ओपनिंग डेटर कितना? 5 लाख, क्लोजिंग डेटर कितना सर? 3 लाख। डेटर क्या हो रहा है सर? डेटर डिक्रीज हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है। कितने से डिक्रीज हुआ सर? 2 लाख रुपए से। डिक्रीज इन डेटर मतलब डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। यस सर। हमने क्या सीखा है, क्या करना है सर? करंट एसेट्स डिक्रीज हो तो ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम 2 लाख रुपए को ऐड करेंगे, 80 लाख ऑलरेडी कंसीडर हुआ है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। आप चेक करिए, हमने सेल्स को कन्वर्ट कर दिया है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से। बिना ज्यादा दिमाग लगाए बिना
आप ये चीज एक बार समझ के इसको रिटर्न कर लीजिए। हम एक एक करके CaCl को उठाएंगे। Cl बढ़ रहा है तो जितने से बढ़ रहा है ऐड, घट रहा है तो जितने से घट रहा है लेस। Ca बढ़ रहा है तो जितने से बढ़ रहा है लेस, घट रहा है तो जितने से घट रहा है ऐड। यहां पे मुझे एक बात और करनी है, बाद में आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, मैंने स्टार मार्क देके छोड़ दिया है। जैसे ही हमने ये एडजस्टमेंट किया हम पहुंच गए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बच्चों ये जो 4 लाइन मैंने येलो पेन से लिखी है, यहां पे एक भी वर्ड के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए हमें फॉर्मेट के हिसाब से। एक बार कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल गया, हम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे। टैक्स पेड माइनस करते ही हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मुझे खाली 2 चीजों के बारे में बात करनी है, एक यहां पे मैंने स्टार मार्क दिया है, एक हाउ टू कैलकुलेट दी टैक्स पेड। इन दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं। बच्चों जब भी सम में टैक्स का एडजस्टमेंट होगा, आपको बैलेंस शीट में पीएफटी दिया हुआ रहेगा अंडर द सब हेडिंग करेंट लायबिलिटीज, अंडर द सब हेडिंग प्रोविजंस एंड अंडर द हेडिंग करेंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के भीतर जब आप शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देखोगे, आई रिपीट, करंट लायबिलिटी के भीतर जब आप शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देखोगे, जब भी आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया जाएगा 99% टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट पीएफटी। अगर पीएफटी नहीं है तो सम में टैक्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। हमारा जो पैट निकलेगा वो इटसेल्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और टैक्स पेड की कोई जानकारी नहीं होगी तो उसको हम 0 लिख के सम को प्रोसीड कर लेंगे। अगर सम में पीएफटी है, अगर सम में पीएफटी है, मान लीजिए हमारा ओपनिंग बैलेंस पीएफटी का है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमारा पीएफटी का है 7 लाख। अब 3 पॉसिबल सिचुएशन है। उन्होंने बैलेंस शीट में पीएफटी दे दिया, यस सर दे दिया। पहला केस, एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कोई भी जानकारी नहीं है। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो हम मानेंगे जो ओपनिंग प्रोविजन था वो इस साल हमने पेमेंट करके खत्म कर दिया। पेमेंट कर दिया तो प्रोविजन में बैलेंस 0 हो गया। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख रुपए का, वो हमने इस साल प्रोविजन बनाया है। मतलब हम ओपनिंग अमाउंट को टैक्स पेड मान लेंगे और क्लोजिंग अमाउंट को प्रोविजन फॉर द ईयर मान लेंगे। प्रोविजन फॉर द ईयर हमें चाहिएगा पहली आइटम को रेडी करने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम पैट में पीएफटी को एड बैक करेंगे क्योंकि पीएल में पीएफटी आया है। टैक्स पेड हमें आखिरी आइटम चाहिए होगा क्या निकालने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। दूसरा सिचुएशन, वो हमें टैक्स पेड बता दे। मान लीजिए क्वेश्चन ने बता दिया कि हमारा जो टैक्स पेड है वो 4 लाख रुपए का है। बच्चों अगर टैक्स पेड 4 लाख बता दे तो इस लेजर से हमारा करंट ईयर का प्रोविजन निकल जाएगा। टैक्स पेड अगर 4 लाख रुपए का है तो हमारा करंट ईयर का प्रोविजन 6 लाख रुपया हो जाएगा। पीएफटी को एड बैक करके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना देंगे और टैक्स पेड हम लास्ट में लेस कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर उन्होंने मुझे पीएफटी बता दिया होता कि करंट ईयर में कितने का प्रोविजन बनाया, तो मुझे लेजर बता देगा कि हमारा टैक्स पेमेंट कितना है। मतलब मुझे 2 चीजें चाहिए सम करने के लिए, करंट ईयर का प्रोविजन एंड टैक्स पेड। प्रोविजन को एड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे और लास्ट में जाके एक्चुअल टैक्स माइनस हो जाएगा। If along with the opening and the closing balance they provide us tax paid, we will calculate provision for the year. If they provide provision for the year, we will calculate tax paid. If both are not provided, we will assume opening balance is tax paid and closing balance is the provision for the year. Last topic आज की क्लास का। जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट्स करेंगे, एक पॉइंट में आप केयरफुल रहिएगा। चलिए कुछ करंट एसेट्स का नाम लिख लेते हैं हम। स्टॉक, डेटर्स, डीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। कुछ करंट लायबिलिटी का भी नाम लिख लेते हैं, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बीपी, पीएफटी।
बच्चों जब आप करंट एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज ले रहे हैं ना, तो आप बैंक, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी का इंक्रीज डिक्रीज मत लीजिएगा। क्यों मत लीजिएगा? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस थ्री आर द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी will become part of opening cash and cash equivalent, and closing values will become part of closing cash and cash equivalent। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो एक बात नोट करिएगा, आपके लिए करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। आप करंट इन्वेस्टमेंट का भी इंक्रीज डिक्रीज मत लीजिएगा, क्योंकि आपको करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईएससी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज डिक्रीज कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड। इसके कारण सीबीएसई और आईएससी का ऑपरेटिंग का आंसर चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट का आंसर चेंज हो जाएगा, बट अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी टैलीड। अगर हम करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पीएफटी का एडजस्टमेंट मत करना, इंक्रीज डिक्रीज कंसीडर मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अलग से कंसीडर कर लिया है जब हम टैक्स का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आपने इंक्रीज डिक्रीज अगर ले लिया, इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। एक और चीज छोड़ देना, बैंक ओडी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बैंक ओडी इज आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओडी का बैलेंस बढ़ जाता है तो हम फाइनेंसिंग में इनफ्लो मानते हैं, बैंक ओडी का बैलेंस घट जाता है तो हम फाइनेंसिंग में आउटफ्लो मानते हैं। इसलिए करंट लायबिलिटी में से दो आइटम को छोड़ना है, पीएफटी एंड बैंक ओडी। करंट एसेट्स में से तीन तो कंफर्म छोड़ना, बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सीबीएसई के बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपके लिए वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। आईएससी के बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ेंगे। जब हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है, अब आप एक बार फाइनल टाइम इस फॉर्मेट को देख लीजिए, क्या चीजें क्लियर है। वी आर स्टार्टिंग विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिटेंशन को जोड़ के हम पैट निकालेंगे, पीएफटी को ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना देंगे। सीए और सीएल का एडजस्टमेंट करके हम इसको बना देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स पेड माइनस करके हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एडजस्टमेंट्स क्यों हो रहा है हमने पहले ही समझ लिया है। हम हमारी प्लेट से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को बाहर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 ऐड आइटम्स और 4 लेस आइटम्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिए। बहुत ही जल्दी मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे हम कैश फ्लो का पूरा सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उनके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लीज अपना फीडबैक मुझे देते रहिए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैं जरूर अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।